अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12 का चैप्टर 2 में हमने 2.1 एक्सरसाइज का पार्ट 3 और 4 कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। उससे पहले हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर जो है वो उसके बाद ईजीली समझ आ सके। हम जो है 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास? अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। हमने 9th क्लास में पढ़ा है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? एनी algebraic expression in which variable power is 0, 1, 2, 3 but not in negative। तो आपको पता है कि x, y, z, k, l, m ये जितने भी हैं ये जब कांस्टेंट के साथ आ जाते हैं तो ये वेरिएबल होते हैं और इनके पास मस्ट कोई ना कोई पावर होती है। ठीक है। जब सिंपल वेरिएबल लिखा जाएगा इसका मतलब है कि उसके ऊपर पावर क्या होती है? 1 होती है। लेट्स से जब हम ऐसे लिखते हैं कि x प्लस एक्स है, हम इनको प्लस कर सकते हैं तो इसकी पावर क्या है? 1 है। इसकी पावर क्या है? 1 है। तो जब ये 1 प्लस हो जाएगा, इसके पास भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इसके ऊपर भी 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, बेसिस सेम है, पावर प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है तो x स्क्वायर आता है। ठीक है। कुछ इस तरह की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होती है इनमें। तो पोलिनोमियल क्या है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, बट वो पावर जो है वो नेगेटिव में ना हो। ठीक है। जब हमारे पास हम कांस्टेंट को और वेरिएबल को एक एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट्स से मैं इस तरह कह दूं कि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है। ठीक है। यहाँ वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, ये मिलकर हमारे पास एक इक्वेशन बना रहे हैं और इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसी में हमारे पास एक और टर्म आता है रैशनल। रैशनल भी हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है। ठीक है। रैशनल और इररेशनल क्या होता है? रैशनल एक्सप्रेशन जिसमें p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x आ जाए। ठीक है। ऊपर जो है ऊपर नीचे क्या हो? पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल होगा, यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट और वेरिएबल होगा, तो ये आपके पास क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब चूंकि ये जो है हमारे पास क्या है? डिवीजन फॉर्म में है तो ये हमारे पास रैशनल है। ठीक है। और रैशनल कैसे है कि जब हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास डिवीजन से लीनियर इक्वेशन में ना आ सके। लेट्स से मैं यहाँ कहती हूँ कि आपके पास एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वेयर बाय प्लस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। आप इसको सॉल्व करके इसकी डिवीजन नहीं ख़त्म कर सकते, इसका जो रैशनल फॉर्म है वो नहीं ख़त्म कर सकते, तो इसका मतलब है कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड है वो हमारे पास इररेशनल हो गया। इररेशनल जैसे आपके पास किसी भी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट आ जाए। ठीक है। अब जो ये जितने भी हैं पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन, इररेशनल एक्सप्रेशन, ऑल दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। all these expression are called algebraic function। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 फॉर्म जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल, रैशनल और इररेशनल आता है। अब जो इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है वो हमारे पास है ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलावा जितने भी फंक्शन है उसको हम ट्रांसडेंटल फंक्शन कहते हैं। उसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम। द फंक्शन सच एज ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ये भी पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल भी पहले पढ़ी हुई है, मैं सबको एक एक करके डिफाइन करूँगी, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन ये भी 9 में ही पढ़ा है, एंड हाइपरबोलिक ये थोड़ा सा न्यू है, हाइपरबोलिक फंक्शन, आर का ट्रांसडेंटल फंक्शन, ठीक है। अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास कौन से फंक्शन है या क्या आता है इसमें, तो वो हमारे पास है 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री है। इसको अगर आप इसका जो ऑपोजिट है वो भी लिख लें, को सेकेंड थीटा, ठीक है, सेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। अब अगर हम इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लें या साइन थीटा लिख लें, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ठीक है। इसी के अगर ऑपोजिट हम लिखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स। ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है वो पावर में आए, ठीक है, वेरिएबल पावर बनी हो। लेट से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी की पावर में एक्स लिख दूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि बी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और बी जो है वो 1 की इक्वल भी ना हो, ठीक है। इसको जो जनरल टर्म है वो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, या अगर मैं इसको कांस्टेंट की फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर 3x, ठीक है। फिर आपको x की वैल्यू गिवन होगी या आपको x फाइंड करना होगा तो आप इस पर डिफरेंट फार्मूलाज फंक्शन अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसके लिए ये कंडीशन क्या है, मस्ट है b, ज़रूरी नहीं है अगर यहाँ पर e हो तो e आएगा, यहाँ पर अगर a हो तो a आएगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन यह है कि ग्रेटर हो और 1 से इक्वल, 1 के इक्वल ना हो। थर्ड हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको पता है जिसमें लॉग आएगा, ठीक है। अब आपके पास एक जो जनरल कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं ना कि हमने 3 में क्लास 9 में थर्ड जो चैप्टर था उसमें हमने पहले ही स्टार्ट में क्वेश्चन ये थे कि हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करते और फिर लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करे थे। तो लेट्स से अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x है, तो मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ लॉग में, कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, लॉग y आ जाएगा, ये जो इसकी बेस है ये इसकी बेस में आ जाएगी, y आ जाएगा और ये जो पावर है ये इस इक्वल हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन की 2 टाइप्स आती हैं, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग क्या होता है हमारे पास, जिसमें बेस क्या हो, 10 हो, बेस विल बी इक्वल टू
10। और इसमें अगर इसको मैं एग्जाम्पल में लिखूँ, देखें लॉग बेस क्या हो 10 हो, यहाँ पर आप x लिख सकते हैं या y लिख सकते हैं, ठीक है, x इक्वल टू y। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेचुरल लॉग को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एन से, ठीक है। और इसमें बेस क्या होती है, बेस हमारे पास ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एल एन ई एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई एक्स, ठीक है। ये लॉग की दो टाइप्स हैं, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। अब हमारे पास है 4 1, हमारे पास है 4th वन इज हाइपरबॉलिक फंक्शन। हाइपरबॉलिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमारे पास हाइपरबॉलिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाइपरबॉलिक कर्व क्या होता है, इस तरह का हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करें और हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व आए, इसको हम कहते हैं हाइपरबॉलिक कर्व, ठीक है, हाइपरबॉलिक कर्व। तो वो फंक्शन जो रिप्रेजेंट द हाइपरबॉलिक कर्व इज कॉल्ड हाइपरबॉलिक फंक्शन। क्लियर है। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास, वो मेन चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a/2 और e की पावर x/a प्लस e की पावर -x/a। ये हमारे पास एक मेन चीज़ है जिसमें e भी हो और पावर x/a हो, -x/a हो, ठीक है। देखिए मिक्सचर है कुछ एक्सपोनेंशियल का और लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग का, इसमें जो e आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबॉलिक कर्व को। अब हमारे पास आता है एक और टर्म आता है जो ज़रूरी है इसके लिए, हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में भी आपने जैसे कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, तो इसमें हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट्स से मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखती हूँ y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, या मैं ये लिख देती हूँ कि f ऑफ x जो है वो साइन x के इक्वल है और x की जो पावर है वो एंगल जो है वो 30 गिवन है, तो f ऑफ 30 इज इक्वल टू साइन 30 और साइन 30 जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.5। तो अब मुझे इन्वर्स में देखिए ये होता है ना, जैसे कंपोजिट में हम सॉल्व करते रहे हैं और तो कंपोजिट में जो आंसर आ रहा था हमें उसके इन्वर्स में ये चाहिए था कि जो उसका आंसर है जब वो हम इन्वर्स कंपोजिट में पुट करें तो हमारे पास जो कंपोजिट का आंसर था, जो कंपोजिट में हमने वैल्यू पुट की थी, वो हमें मिल जाए, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसके साथ भी होगा कि हमें अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें 30 पुट करने से 0.5 मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इन्वर्स इसका ऐसा कोई फार्मूला हो कि मैं 0.5 पुट करूँ तो मुझे 30 मिल जाए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रूल है कि हम साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स ले लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, ठीक है, ये इसकी इन्वर्स फॉर्म है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मैं यहाँ ले रही हूँ 0.5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5 और जब आप कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 0.5 पुट करते हैं तो आपके पास आता है 30, ठीक है। यहाँ मैंने 30 पुट किया था तो 0.5 आया, इनवर्स फॉर्म में मैंने 0.5 पुट किया तो हमें 30 मिलेगा, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एक दो और चीज़ें होती हैं, explicit and implicit। अब explicit और implicit में क्या फ़र्क है, में माइनर सा फ़र्क है जिसमें हम
एक्स को और वाई को अलग अलग लिखें उसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। लाइक इस तरीके से वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x+3। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, y एक तरफ है और x एक तरफ है, या हम इसको इस तरीके से कह देते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट आर सेपरेटेड, अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट अलग अलग लिखा हुआ है। तो इम्प्लिसिट इसके ऑपोजिट है जिसमें दोनों एक साइड पे हो। ठीक है, लाइक हम इसको इस तरीके से लिख दें, x+y इज इक्वल टू 25 या x³ + y³ इज इक्वल टू 91, जिसमें x और y इनपुट आउटपुट दोनों एक तरफ लिखे हों उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कहते हैं। ठीक है, ये थे कुछ डेफिनेशंस जो हमने इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सॉल्व की थी। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं रिकॉग्नाइज एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं और कहते हैं कि आप ये रिकॉग्नाइज करें कि ये कौन सा फंक्शन है। जो मैंने आपको जितनी पहले समझा दी है उनमें से रिलेट करेगा और वो किसी न किसी फंक्शन के साथ, वो कोई ना कोई उसमें से एक फंक्शन होगा। ठीक है, अब हमारे पास पहला है y इज इक्वल टू साइन a साइन स्क्वेयर x+x। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या है, हमने कहा था जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, या अब इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास साइन x आ रहा है, तो ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। y इज इक्वल टू a साइन स्क्वेयर x+x, क्योंकि अब इसमें साइन आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 7x4 + 3x² - 4x+5। ठीक है, अब ये आपके पास सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में आपके पास कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है और वेरिएबल्स की पावर क्या है, पॉजिटिव में है, 4 3 2 1 है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ऊपर हमारे पास पावर्स दी गई हैं। सिंपल सा हमारे पास ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, +3x² - 4x+5, और ये हमारे पास है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू टेंजेंट x -7। ये जो ARC लिख के दिया हुआ है इसका मतलब है इनवर्स। ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्या है, आप इसको टेंजेंट इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आप एज इट इज़ लिखते हैं इसका मतलब इनवर्स है, तो ये हमारे पास क्योंकि टेंजेंट भी आ रहा है इसमें, तो एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कौन सा वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद हमारे पास है y इज इक्वल टू log 2 16 + 7 log 2 x। तो सिंपल ये हमारे पास कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्योंकि लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो लॉगरिथमिक है। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है x² + y² इज इक्वल टू 36। मैंने अब लास्ट में आप लोगों को एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट करवाया, जिसमें मैंने आपको कहा कि एक्सप्लिसिट में ये होता है कि एक वेरिएबल एक साइड पे होगा, दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड पे होगा, और इम्प्लिसिट में एक वेरिएबल एक तरफ, दोनों वेरिएबल एक तरफ होते हैं और कांस्टेंट या कोई और वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है क्या कहाँ, ये जो इस पर जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, इम्प्लिसिट है। ठीक है, इम्प्लिसिट। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है लास्ट वन, x - 8
ये हमारे पास है √x-8। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, और ये हमारे पास है y = ठीक है। तो y एक तरफ है और x एक तरफ है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हुआ, एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ। मेरे से एक स्किप हो गया है, वो मैं एंड में करवा रही हूँ। y = e⁻3x प्लस e⁻−3x डिवाइडेड बाय e⁻3x माइनस e⁻−3x। तो ये आपको मैंने जो है एक न्यू टर्म जो हमने आज पढ़ा है वो है हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक का जो फंक्शन था वो मैंने जो फार्मूला था वो कुछ इस तरीके का ही था, ठीक है, e⁻a/x और e⁻−a/x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोलिक फंक्शन को, हाइपरबोलिक फंक्शन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं कि अ सील्ड बॉक्स कंटेन रेडियम, अ सील्ड बॉक्स कंटेन रेडियम। एक बॉक्स है उसके अंदर रेडियम है। रेडियम हमें पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो आहिस्ता आहिस्ता डिके होता जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्राम्स आर प्रेजेंट एट टाइम गिवन बाय Q into T is equal to 100 E माइनस 0.0043 और यहाँ पर T, ठीक है। वेयर T is measured in years। कहते हैं कि एक रेडियम, एक बॉक्स है उसके अंदर रेडियम है और जो नंबर ऑफ ग्राम उसके अंदर प्रेजेंट है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो डिके हो रहे हैं, तो वो जो टाइम है वो रिप्रेजेंट किया गया है Q(T) is equal to 100 E माइनस 0.00043 इंटू T, वेयर T इज़ मेजर्ड इन ईयर। जो T है वो हम किस में मेजर करेंगे, सालों में मेजर करेंगे, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ रेडियम, फाइंड द अमाउंट ऑफ रेडियम, ठीक है, बाय गिवन टाइम है, ठीक है। मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन शुरू करती हूँ। ए जो है हमें वो दिया हुआ है T इज़ इक्वल टू 0। अब हमने कुछ, हमें इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें कहते हैं कि आप रेडियम की क्वांटिटी मेजर करें जब हमारे पास T इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो टाइम हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है, Q(T) इज़ इक्वल टू 100 माइनस 0.0004 ई माइनस, ठीक है, 43T। अब E की जो वैल्यू है वो इसमें हमारे पास 2.17 है आई गेस, ठीक है, या 2.13 है, नॉट श्योर, मुझे थोड़ा सा भूल गया। ओके, इसमें हम इसको कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट पुट करके जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। आप 100 लिखें, E लिखें, E के ऊपर पावर का निशान डालें और ये सारी पावर जो है आप उसमें पुट कर दें और T की जगह हमने क्या लिखना है, 0 लिखना है, इज इक्वल टू 100 E माइनस 0.0043, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो Q अगर टाइम 0 हो तो हमारे पास जो रेडियम का अमाउंट है वो 100 ग्राम होगा, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बी जो पार्ट है उसमें हमें टाइम गिवन है 800 ईयर्स, ठीक है। हमारे पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। इसमें हम फंक्शन को प्रेस करते हैं, पहले हम इसमें क्या करेंगे, 100 प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर फंक्शन में जाते हैं तो E की पावर x आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाकर वैल्यू पुट करती हूँ माइनस 0.0004 और ब्रैकेट में हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 100 ग्राम। अब मैं यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, 800 पुट करना है। तो 800 पुट किया तो हमारे पास आता है 70.89। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 71 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q
पावर Q ऑफ T इज इक्वल टू 100 E माइनस 0.00043 और यहाँ 800 पुट करना है, ठीक है। तो Q ऑफ 800 जो आया है हमारे पास क्या है 70.89 है, ठीक है। इसके ठीक है 70.89, तो ये हमारे पास आ जाएगा 71, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमें गिवन है वो हमारे पास सी पार्ट है वो हमें गिवन है T इज़ इक्वल टू 1600, ठीक है। अब हमें क्या पुट करना है, इसमें T की जगह 1600 पुट करेंगे। तो मैं यहाँ से 800 हटाकर क्या लिखूँगी 1600, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 50.25। तो Q ऑफ T इज़ इक्वल टू 100 E माइनस 0.00043। यहाँ पर हमारे पास पहले T लिखेंगे, उसके बाद हमें वैल्यू क्या लिखनी है, Q ऑफ 1600 इज़ इक्वल टू 100 E माइनस 0.00043 और T की जगह 1600 और इससे हमारे पास आया है 50.45, ठीक है 25 ग्राम्स। और नेक्स्ट हमारे पास है Q ऑफ T हमें दिया हुआ है 5000, ठीक है। T हमें गिवन है 5000। Q ऑफ T इज इक्वल टू 100 E माइनस 0.00043 T। हमें क्या पुट करना है, T की जगह 5000 पुट करना है, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 5000, ठीक है। इससे आगे हमारे पास 11.64। Q ऑफ 5000 इज इक्वल टू 100 E माइनस 0.00043 5000 और इसको सॉल्व करने से जो आंसर हमारे पास आया है वो है 11.648। इसी का जो बी पार्ट है उसमें हमें कहते हैं कि आंसर को देख के आप बताएं कि आपको क्या रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। हाउ डू यू फील, तो हमें क्या फील हुआ कि द क्वांटिटी ऑफ रेडियम is decreases with the passage of time, ठीक है। देखिए आप जब टाइम 0 था तो 100 ग्राम था, जब 800 हुआ तो हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो 71 हो गई, जब हमें 1600 दिया तो क्वांटिटी जो है वो 50 हो गई, और जब हमें 5000 टाइम दिया ईयर्स दिए तो हमारे पास 11 हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या हो रही है रेडियम की, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जा रही है।